हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, आज एक और नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ। जैसे हमने ओसीडी की बात की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो लोग अक्सर मुझे पूछते भी हैं जब मैं पेशेंट देखता हूँ, और लोग शायद इस टॉपिक में कंफ्यूज भी रहते हैं कि ओसीडी और ओसीपीडी में क्या फ़र्क होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ओसीपीडी। तो ओसीडी और ओसीपीडी में क्या फ़र्क है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको मेनली ओसीपीडी के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ओसीडी और ओसीपीडी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ओसीडी एक, पहले हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते थे, आजकल हम DSM-5 और ICD-11 में उसको अलग कैटेगराइज करते हैं। बट वो यूजुअली ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, मतलब इसमें एंजाइटी होती है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं मैंने वो वीडियो में सारा बताया है। लेकिन ओसीपीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो वी हैव अ वेरियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसकी हम डिटेल में मैं काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। लेकिन आज हम ओसीपीडी के बारे में बात करते हैं, कैसे हम इन पेशेंट को पहचानेंगे कि ये पेशेंट ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। दोस्तों, ओसीपीडी का डायग्नोसिस बनाने के लिए इसमें 8 क्राइटेरियाज होते हैं, और उन 8 क्राइटेरियाज में से हमें 4 क्राइटेरिया फुलफ़िल करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप 1 या 2 क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं और आपने ओसीपीडी का डायग्नोसिस बना दिया। तो वो 8 क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं मैं आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर इसका हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं और इसको ओसीडी से हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो जो ओसीपीडी का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो पहला क्राइटेरिया है वो क्या है कि पर्सन रिमेन्स ही हैज़ अ प्रीऑक्यूपेशन विद द डिटेल्स, रूल्स, टास्क, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, शेड्यूल एटसेट्रा। मतलब वो बड़ा डिटेल में प्रीऑक्यूपाइड रहता है कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, ये इस ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए, ये इस ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे वो मार्केट में भी जाएगा तो पहले लिस्ट बनाएगा पूरी की मुझे ये सब्ज़ी लेके आनी है, मुझे ये चीज़ लेके आनी है, और वो इतना डिटेलिंग में लिस्ट बनाएगा। मान लीजिए आप वाइफ ने या किसी फैमिली मेम्बर ने बताया कि भाई ये 4 सामान लेके आ जाओ, उसकी भी वो लिस्ट बनाने लगेगा कि कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊँगा, कहीं मैं गलती तो नहीं कर दूँगा। तो हर चीज़ को बड़ा शेड्यूल्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की कोशिश करता है, और उससे नुकसान क्या होता है कि जो एक्टिविटी का जो मेन पार्ट है वही लॉस्ट हो जाता है। पता लगा कि 2 बजे खाना बनना था और वो खाना शाम को 5-6 बजे बन रहा है। तो उनकी जो डिटेलिंग है चीज़ों की, जो प्रीऑक्यूपेशन है उनका, जो रूल्स और रेगुलेशन के लिए इस पर्टिकुलर ऑर्डर में करना है, चीज़ों को बड़े डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में और शेड्यूल्ड वे में करने की कोशिश करते हैं। ये एक ओसीडी का पहला क्राइटेरिया। दूसरा, परफेक्शनिज्म, हर चीज़ को बड़ा परफेक्शन में करने की कोशिश करते हैं, और उस परफेक्शन की वजह से क्या होता है कि उनका जो टास्क कंप्लीट ही नहीं हो पाता। जैसे आपने देखा होगा आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो हर छोटी छोटी डिटेल में जाते हैं। अपनी मूवी को काफ़ी 2, 2.5, 3 साल में रिलीज़ करते हैं, ऑल्दो उनकी मूवी बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है, वो एक अलग बात है। बट परफेक्शनिज्म मतलब उनमें, इन पेशेंट में, ओसीपीडी के पर्सन में परफेक्शन की आदत होती है। वो बड़ा डिटेलिंग में चीज़ों को, थोड़ा सा भी मान लो आप कुछ लिख रहे हैं, अगर आप में उसमें एक वर्ड भी या अल्फ़ाबेट भी आपको गलत लगा उस पेज में, और वो पेज को आप फाड़ देंगे और दोबारा से उसको लिखने की कोशिश करेंगे। इतना ज़्यादा उनमें परफेक्शनिज्म होता है, और उस परफेक्शनिज्म की वजह से उनकी जो टास्क ही कंप्लीट नहीं हो पाती है, उस टास्क कंप्लीशन में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। और इस परफेक्शनिज्म की वजह से, चीज़ों को बड़ा ऑर्गेनाइज वे में करने की वजह से, बड़े शेड्यूल्ड और ऑर्डर में करने की वजह से, उन दिक्कत क्या होती है कि वो एक्सेसिव डिवोशन टू द वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब वो ज़्यादातर काम में ही उलझे रहते हैं, ज़्यादातर अपने काम को ही करते रहते हैं। और वो ऐसा नहीं कि उनको कोई बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है या वो इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से ऐसा करते हैं, बट वो इतना काम में उलझे रहते हैं कि मतलब अपनी जो लेजर एक्टिविटीज़ हैं, जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें लोग जैसे काम करते हैं, फिर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं, वो ये सब नहीं कर पाते। वो सिर्फ काम में ही उलझे रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ को बड़ा परफेक्ट वे में करना चाहते हैं, बड़ा डिटेल शेड्यूल लिस्ट बना के, जैसे मैंने बताया। तो उससे हर टास्क को उनको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। टास्क को बार बार करने की कोशिश करते हैं कि वो एकदम परफेक्ट वे में हो, और इसकी वजह से उनमें हमेशा काम में और उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में ही सोचते रहते हैं, प्रोडक्टिविटी के बारे में, ऑल्दो उनकी कोई ऐसी उसके लिए इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं होती। अपनी मॉरल वैल्यूज़ को लेके, एथिक्स को लेके बड़े इनफ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मुझे इस काम को इसी तरीके से करना है। अपने साथ भी बड़े हार्श होते हैं,
और यह सारे रूल दूसरों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उनको थोड़ा सा भी लगता है कि ये काम वैसा नहीं हुआ, ये मेरी मोरल वैल्यू के अगेंस्ट है, ये मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है, तो बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब अपने बारे में गलत सोचते हैं, अपने बारे में हार्श सोचते हैं, और उसकी वजह से कई बार वो गिल्ट में भी चले जाते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम, एंजाइटी सिम्टम, गिल्ट में भी चले जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा तो ये मेरी ऐसी मोरल वैल्यू है, मेरा तो ऐसा रूल है, मैं ऐसा मतलब अपनी एथिक्स के अगेंस्ट चला गया, और वो दूसरों के ऊपर भी वही चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। इसलिए एक्चुअली खुद भी गिल्ट में रहते हैं, खुद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं, और उसकी वजह से दूसरों के ऊपर वो सब ये इंप्लीमेंट करने की वजह से दूसरों के साथ भी उनके रिलेशन, जो इंटरपर्सनल रिलेशन इश्यूज़ है, वो इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो बड़ा हर टाइम अपने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं, जो स्टैंडर्ड वो अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और दूसरों के ऊपर भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश। ऑल्दो उसका जो मोरल वैल्यू और एथिक्स उसके जो कल्चर और रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं होती, ऐसा नहीं कि वो ऐसे कल्चर या रिलीजन से बिलोंग करते हैं इसलिए वो ऐसा फॉलो करते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से अपने लिए ऐसे हार्श स्टैंडर्ड सेट करके रखने की कोशिश करते हैं, जिनको वो मॉरल वैल्यू और एथिक्स बताने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा वो एक और उनमें सिम्टम होता है कि दे आर इनेबल टू डिस्कार्ड द यूजलेस वर्थलेस थिंग। जैसे आप जैसे कोई बच्चा है, मान लो मेरा बच्चा है, शुरू में मैंने उसके लिए शुरू की जो उसकी कुछ ड्रेसेस थी या शुरू के कुछ इसके टॉयज़ थे मैंने रख लिए, एक ये इमोशनल सेंटिमेंट है कि भाई मेरा बच्चा इससे खेला, उसने पहली ये ड्रेस पहनी, और मैं बाद में इसको हमेशा बीच में देखता हूँ, उससे भी ये बात करता हूँ कि देखो बेटा आपने पहली ड्रेस ये पहनी थी, आप पहले इन टॉयज़ से खेलते थे। वो एक सेंटिमेंटल वैल्यूज़ है, वो एक हमारा इमोशनल अटैचमेंट है उन चीज़ों के साथ। बट इन लोगों को ऐसा नहीं कि उनका उसके लिए कोई सेंटिमेंटल या इमोशनल अटैचमेंट है, वो चीज़ों को फेंक ही नहीं पाते। कोई भी जैसे मान लो उन्होंने पहले शुरू में एक उनका कोई कपड़ा था जो 20 साल पहले उन्होंने ख़रीदा था, या कोई उनकी छोटी बचपन की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो उन चीज़ों को डिस्कार्ड ही नहीं कर पाते। उनके लिए वो यूजलेस चीज़ें हैं, लेकिन वो उनको कलेक्ट करके घर पे इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये एक अनदर क्राइटेरिया OCPD का। उसके अलावा they are very reluctant to delegate the task or work to the others। मतलब वो अपना काम दूसरों को नहीं दे पाते अनलेस कि वो पर्सन उनके तरीके से वो काम करे, इसलिए ज़्यादातर काम को खुद ही करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो ही ये काम ठीक होगा, अगर दूसरा कोई इस काम को करेगा तो शायद वो उस काम को बिगाड़ देगा। तो या तो दूसरा एकदम उनके अकॉर्डिंग वो काम करे, एकदम उनकी बातें माने कि नहीं हाँ जैसे जैसे आपने बोला वैसे मैं करूँ। अगर वो पर दूसरा पर्सन ऐसा नहीं करता है तो वो बड़ा असहज महसूस करते हैं, अपने काम को डेलीगेट मतलब काम को डिवाइड नहीं कर पाते, खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं अनलेस कि दूसरा पर्सन एकदम 100% जो वो बोल रहे हैं वो उनकी बातें माने। और वो दूसरे के लिए मानना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो एक अच्छा काम करवाने के लिए ऐसा करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको वो OCPD की ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। उसके अलावा वो बड़े मतलब उनका जो स्टबॉर्न और रिजिड नेचर होता है कि जो मैंने बोल दिया उसी हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, दूसरे की बातें नहीं मानते, बड़े रिजिड लगते हैं। कई लोग ज़्यादातर आसपास के लोग उनसे बड़े इरिटेट रहते हैं कि यार कभी बात ही नहीं सुनते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से करना, सब कुछ जैसे मान लो घर बनवा रहे हैं कि अच्छा ये टॉयलेट यहाँ होना चाहिए, अच्छा ये टाइल यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए, अच्छा यहाँ पे ऐसा एक रोशनदान हमने नहीं बनाया, तो वो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो चाहे उनका नुकसान हो जाए लेकिन वो उस चीज़ को करवा के ही मानेंगे। तो उनमें रिजिडिटी और स्टबर्ननेस बहुत ज़्यादा होती है। उनकी जो मेजरली स्पेंडिंग स्टाइल होती है मतलब कंजूस टाइप के होते हैं, बड़ा मतलब हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि कोई हमारी ऐसी सिचुएशन आएगी उस वक्त हमें पैसा चाहिए होगा, बेटा पैसा ज़्यादा खर्च किया करो। तो एक जिसको हम बोलते हैं ना आम भाषा में कंजूस, बड़े मतलब पैसों को बड़ा पकड़ के रखते हैं, खर्च करने की कोशिश नहीं करते। तो जो ये मैंने आपको सॉरी ये 8 क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए कि एकदम डिटेल और शेड्यूल ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को करते हैं, बड़ा परफेक्शन वे में करते हैं, अपने जो वर्क और टास्क के लिए बड़े डिवोट रहते हैं, इसलिए जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि उनको इकोनॉमिक नेसेसिटी है इसलिए वो कर रहे हैं, बड़े मॉरल वैल्यू एथिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं, चीज़ों को बहुत डिले कर देते हैं काम को करने में, और उसके अलावा चीज़ों को डिस्कार्ड अननेसेसरी या वर्थलेस चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं कर पाते।
और जो लोगों के साथ काम को डिवाइड नहीं कर पाते, डेलीगेट नहीं कर पाते दूसरों को, और पैसा बिल्कुल खर्च करने की कोशिश नहीं करते, बड़े स्टबर्न और रिजिडिटी नेचर के होते हैं। ये 8 क्राइटेरियाज़ हैं OCPD के। दोस्तों इनमें से अगर 4 क्राइटेरिया कोई फुलफ़िल कर रहा है तब हम उसको बोलेंगे कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने 1 और 2 क्राइटेरिया फुलफ़िल किए और आप OCPD के पेशेंट हैं, ऐसा नहीं। बट हाँ, इनमें से 8 में से 4 क्राइटेरिया अगर पर्सन फुलफ़िल करता है तो उसको हम OCPD बोलते हैं। अब OCPD और OCD में डिफरेंस क्या होता है? OCPD और OCD में डिफरेंस ये होता है कि देखिए, पहला डिफरेंस, जो OCD पेशेंट है, जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि पेशेंट को थॉट आता है कि जैसे मेरे हाथ गंदे हैं, मैंने लोग चेक किया कि नहीं किया, कोई रिलीजियस थॉट आता है, कोई सेक्सुअल ऑब्सेशन होता है, जैसे मैंने वहाँ पे डिफरेंट आपको ऑब्सेसिव एंड जो ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस बताए थे। लेकिन वो पेशेंट के लिए ईगो डिस्टोनिक होते हैं, मतलब पेशेंट उनको वो चाहता नहीं है, पेशेंट के लिए बकवास या फालतू के थॉट होते हैं, और पेशेंट चाहता है कि इनसे यार मुझे छुटकारा मिले, मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता हूँ, तो वो ईगो डिस्टोनिक होते हैं। लेकिन जो OCPD के थॉट हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, वो थॉट ईगो सिंटोनिक होते हैं। ईगो सिंटोनिक मतलब पर्सन खुद सोचता है कि मैं सही हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, दूसरे लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। तो जो OCD के थॉट ईगो डिस्टोनिक होते हैं और OCPD के थॉट ईगो सिंटोनिक होते हैं, मतलब वो उन थॉट के साथ ओके होता है। OCD वाला पेशेंट उन थॉट्स के साथ ओके नहीं होता, उसको लगता है कि ये थॉट मेरी पर्सनैलिटी के लिए फैमिलियर नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन OCPD का पर्सन अपने थॉट्स के साथ कंफर्टेबल होता है, उसको लगता है कि दूसरे गलत हैं। सो ईगो डिस्टोनिक इन OCD और ईगो सिंटोनिक इन OCPD। दूसरा, OCD एक स्टेट है एंड जो आपका OCPD एक ट्रेट है, TRAIT, ट्रेट। मतलब OCD क्या है? एक स्टेट है, एक स्टेट मतलब कि भाई एक कंडीशन है, एक अवस्था है, और अगर आप उसको ठीक करते हो तो पेशेंट पूरा ठीक हो जाता है और वो आगे उसको वो स्टेट बदल जाती है, वो अवस्था बदल जाती है। लेकिन OCPD क्या एक ट्रेट है, उस स्वभाव है, नेचर है, उसको आपको वो उसके नेचर में आ जाता है, उसका स्वभाव बन जाता है, तो वो उसके साथ रहता है अनलेस आप उसको ट्रीटमेंट से हेल्प ना करें। तो OCPD एक ट्रेट है और OCD एक आपका स्टेट है। तो ये इसमें कुछ डिफरेंसेज होते हैं। OCPD में मेनली ट्रीटमेंट क्या होता है? OCPD में मेनली ट्रीटमेंट थेरेपी होती है, इसमें मेडिसिन का रोल उतना नहीं होता। आप पेशेंट को पर्सनालिटी क्वेश्चनियर या उसके जो हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट बोलते हैं वो करवा के हम पेशेंट का डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करते हैं, पेशेंट को धीरे धीरे उसकी इंसाइट डेवलप करवाते हैं और फिर उसकी साइकोथेरेपी होती है। साइकोथेरेपी से धीरे धीरे उसमें हम बोलते हैं कि भाई उसको रिकग्नाइज करवाते हैं वो प्रॉब्लम, उसको फिर रियलाइज़ करवाते हैं और फिर उसको मॉडिफाई करते हैं। बट OCPD में मेनली मेडिकेशन का रोल नहीं होता दोस्तों, मेनली इसमें साइकोथेरेपी या काउंसलिंग का रोल होता है। बट OCD में मेडिसिन प्लस काउंसलिंग साइकोथेरेपी दोनों का रोल होता है। तो आप प्लीज़ समझें। एंड कई बार क्या होता है कि OCD और OCPD साथ में होते हैं तो उससे फिर और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि जो प्रोग्नोसिस बहुत वर्स हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को OCD भी है और पेशेंट को OCPD भी है। OCPD का अगर हम प्रेवलेंस देखें तो 2 से 8% के बीच में होता है और कई कोमोर्बिड साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी इसके साथ होते हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर। कई बार पेशेंट फ्रस्ट्रेट रहते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर वगैरह, ये इसमें कोमोर्बिड डिसऑर्डर होते हैं। बट इसका साइकोथेरेपी और काउंसलिंग अच्छा इलाज है। तो आप OCD और OCPD में डिफ्रेंशिएट करना सीखें, टाइम पे इसको पहचानें, क्योंकि कई बार पर्सन पूरी ज़िंदगी इसके साथ जी जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कि उसको इतनी बड़ी दिक्कत है और उसकी वजह से सारी फैमिली भी सफ़र कर रही होती है। तो ये छोटी सी जानकारी से आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लोगों को कम से कम 8-10 लोगों को हर ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि आप इस मुहिम में जो अवेयरनेस की साइकेट्रिक डिसऑर्डर की अवेयरनेस की मुहिम है, इसमें आप मेरा साथ दे सकें। दोस्तों, मेंटल हेल्थ मैटर्स। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।